हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टजू ने लियांगी क्लैन के सभी कल्टीवेटर्स को मार दिया था और लियांगी जो कि हाई लेवल का क्लैन था, उसका लीडर एसएस टजू को धमकी देते हुए कहता है कि तुमने हमें तो हरा दिया लेकिन हमारा लीडर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसपे एसएस टजू भी अचानक ही उसके पास जाते हुए उससे पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारा लीडर। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें 5th लेवल लैंड के एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंग टियन क्लैन के कल्टीवेटर किसी से अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है और वो भागते भागते डरते हुए खुद से ही कह रहा था वो तो एक मोस्टर था जिसने मेरे सभी साथियों को मार दिया। मुझे जल्द से जल्द क्लैन लीडर के पास जाकर उन्हें इस सब के बारे में बताना होगा कि ये 5th लेवल पूरी तरह से एक ट्रैप है और जो कोई भी इस ट्रैप में फंस गया वो उस मोस्टर के हाथों मारा जाएगा। और अभी वो बेचारा कल्टीवेटर इसी तरह से डरते हुए वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी अचानक ही एक स्पिरिचुअल वेन बाहर निकलते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे गिरा देती है, जो देखकर वो कल्टीवेटर डर के मारे वहाँ से पीछे हटते हुए कहता है तुम यहाँ भी आ गए। जिसपे उसी मोटू कल्टीवेटर की आवाज आती है जो उसे कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, तुम तो यहाँ पे मुझे मारने के लिए आए थे ना, तो अब फिर तुम डर कर भाग क्यों रहे हो। पर अब तुम्हारे यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और अब तो तुम्हें भी अपने साथियों की तरह मेरी स्पिरिट बॉल का खाना बनाना होगा। उसे मोटर कल्टीवेटर की ये बात सुनकर वो बेचारा कल्टीवेटर डरते हुए उससे कहता है तुम एक मोस्टर हो और भले ही मैं तुम्हें नहीं मार सकता पर मेरे क्लैन लीडर तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, देखना वो तुम्हें यहाँ आकर बहुत बुरी मौत देंगे। और ये कहकर उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपनी क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपना ब्लड सेक्रीफाइस कर देता है, जिसका मतलब था कि वो यहाँ पे अपना ब्लड सेक्रीफाइस करके अपने लीडर तक ये पैगाम भिजवा देगा कि यहाँ इस जगह पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। और अभी वो इमोर्टल कल्टीवेटर इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस लिंग टियन क्लैन के कल्टीवेटर की बॉडी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो इमोर्टल कल्टीवेटर भी उड़ता हुआ थोड़ा पीछे चला गया था। वहीं लिंग टियन क्लैन के उस कल्टीवेटर की बॉडी ब्लास्ट होने के बाद वहाँ पे उसकी बॉडी से एक स्पिरिचुअल सूट निकलती है, जिसको देखकर वो इमोर्टल कल्टीवेटर एक स्माइल करते हुए कहता है उस लीडर ने सिर्फ एक मैसेज की खातिर अपने ही डिसेबल की बॉडी में स्पिरिचुअल सूट छुपा रखी थी। इसका मतलब है कि इनका वो संकी लीडर बहुत ज्यादा क्रूअल है। पर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, आखिरकार उसके पास वो हेवनली बॉल है जिसकी मदद से उसने ये सब पहले से ही कैलकुलेट कर लिया होगा। पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना उसकी कैलकुलेशन को गलत साबित करने के लिए, एक बार बस उसे यहाँ आने दो, उसके बाद तो उसकी वो हेवनली बॉल खुद ब खुद ही मेरे पास आ जाएगी। पर तब तक मुझे यहीं पे छुपते हुए उनका वेट करना होगा। और ये कहकर वो इमोर्टल कल्टीवेटर यहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए वापस अपनी स्पिरिट बॉल के पास चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिंग टियन क्लैन के मास्टर यंग और उसके दोनों एल्डर्स को भी उसी 5th लेवल लैंड के ऊपर देखते हैं, जो कि उसी डिफाइन हेवन लाइन एज का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे थे। और मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे उसी मोटल कल्टीवेटर का ताल्लुक डिफाइन हेवन लाइन एज से ही है। और तभी वहाँ पे उन दोनों में से एक एल्डर मास्टर यंग से कहता है कि आज मैं पहली बार 5th लेवल लैंड को देख रहा हूँ। मैंने 5th लेवल लैंड के बारे में सुना है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि हम लोगों को वापस जाकर एक बार फिर से अच्छे से इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए और पहले यहाँ पे अपने कल्टीवेटर्स को भेजकर देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पे क्या गड़बड़ चल रही है। जिसपे वो दूसरा एल्डर गुस्से से उसे कहता है तुम डरपोक कहीं के, अपनी बकवास बंद करो और जब तक मैं और मास्टर यंग यहाँ पे है तो तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे होते हुए कोई भी खतरा तुम्हारे तक नहीं आएगा, भले ये 5th लेवल है या जो भी है, इसका हर खतरा मेरे लिए बस एक खेल के बराबर है। वहीं मास्टर यंग अभी भी यहाँ पे अपनी हेवनली बॉल का यूज करते हुए उसी डिफाइन हेवन लाइन एज को ढूंढ रहे थे और वो हेवनली बॉल उन्हें यहाँ पे वाकई सही दिशा की तरफ ले जा रही थी। और उसी के साथ साथ मास्टर यंग यहाँ पे उस हेवनली बॉल का यूज करते हुए 5th लेवल लैंड के ऊपर फीचर को भी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। और ये सब देखकर मास्टर यंग अपनी उसी एल्डर से कहता है नहीं, ये 5th लेवल लैंड मुझे भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैं इसकी फीचर को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी मुझे ऐसा करने से रोक रही है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे काफी कुछ अजीब चल रहा है। और अभी वो तीनों इसी तरह से बातें करते हुए वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके सामने अपनी उसी डिसेबल की स्पिरिचुअल सोर्ड अपीयर होती है, जिसे देखते ही वो तीनों पहचान गए थे और उसी के साथ उन तीनों को एक झटका भी लगता है। पर वो एल्डर खुद को संभालते हुए मास्टर यंग से कहता है कि मुझे लगता है हमारे सभी डिसेबल्स किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। जिस पे मास्टर यंग भी सीरियस होते हुए उन दोनों से कहता है ओके तो फिर जल्दी से चलो वहाँ पे, हमें यहाँ पे और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और ये कहकर वो तीनों वहाँ पे काफी स्पीड से जंगल के उसी एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पे उसी मोटल कल्टीवेटर ने लिंग टियन क्लैन के उस कल्टीवेटर को मारा था, लेकिन उनसे पहले वहाँ पे एसएस टजू और उनके डिसेबल्स पहुंच चुके थे। और वहाँ पहुंचकर उन डिसेबल्स को मरा हुआ देखकर डोंगमी कहता है तो क्या ये सभी वही कल्टीवेटर्स है जो कि हमारे लोगों को यहाँ पे मारने के लिए आए थे, पर ये सब यहाँ पे मरे हुए क्यों है, क्या हमसे पहले यहाँ पे इन्हें किसी और ने मार दिया? पर ऐसा यहाँ पे किसने किया होगा, क्योंकि इतना तो यहाँ पे कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं है जो कि अकेले एक साथ इतने ज्यादा कल्टीवेटर्स को मार सके। जिसपे डोंगमी जो कि उन सभी कल्टीवेटर्स की बॉडीज को काफी गौर से देख रहा था, वो भी सीरियस होते हुए कहता है कि इन सभी की इंजरीज तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिसका मतलब है कि इन सभी को किसी बहुत ही ज्यादा अजीब स्पिरिचुअल वेपन से मारा गया है। वहीं एसएस टजू भी यहाँ पे उन सभी बॉडीज को काफी गौर से देख रहे थे और तभी एसएस टजू की नजर वहाँ पे गिरी हुई उसी स्पिरिचुअल वेन के एक टुकड़े के ऊपर पड़ती है जो कि अभी तक भी मूव कर रही थी। ये देखकर एसएस टजू अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसे अपने पास बुला लेते हैं, जिसे देखकर उन सभी को एक झटका लगता है और वो सभी चौंकते हुए कहते हैं और लियूजियन चौंकते हुए कहता है ये तो किसी पेड़ की वेन लग रही है।
जिसपे नीयून भी थोड़ा डरते हुए कहती है तो इसका मतलब है कि इसी स्पिरिचुअल वेन ने इन सभी को मारा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी किसी अजीब सी चीज के बारे में तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। वहीं एसएस ताज़ू जो कि अभी तक भी काफी गौर से उस स्पिरिचुअल वेन को देख रहे थे, वो उन सभी को बताते हैं कि ये स्पिरिचुअल वेन बहुत ज्यादा पुरानी है और इसे यहाँ पे कोई काफी लंबे अरसे से यूज कर रहा है। और अभी एसएस ताज़ू ये सब कह ही रहे थे कि तभी वहाँ पे मास्टर यंग और उसके दोनों एल्डर्स वहाँ पे आते हुए गुस्से से उन लोगों से कहते हैं तो इसका मतलब है तुम ही वो लोग हो जिन्होंने हमारे लिंक्डइन क्लैन के डिसेबल्स को मारा है। जिसपे नीयून शौक होते हुए कहती है क्या ये सभी लिंक्डइन क्लैन के कल्टीवेटर्स है और इसका मतलब है कि आप सेकंड लेवल लिंक्डइन क्लैन के लीडर होंगे। और ये कहकर नीयून यहाँ पे थोड़ा डरते हुए उनसे कहती है नहीं नहीं, यहाँ पे आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं फोर्थ लेवल गुयुन क्लैन की लीडर हूँ और हम लोग भी अभी आपसे बस थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंचे हैं और हमने आपके लोगों को नहीं मारा। ये लोग तो पहले से ही यहाँ पे मरे हुए थे। अब बताओ ये लड़की हेलगोट के साथ होते हुए डर रही है। तभी लियू जियान आगे बढ़ते हुए नीयून से कहता है लीडर आपको इन सब से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस कुछ लो लेवल के कल्टीवेटर्स है। अगर आप कहें तो मैं अभी इनको आपके लिए मार देता हूँ। लियू जियान की ये बात सुनकर मास्टर यंग के साथ साथ उसके दोनों एल्डर्स को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर वो लोग यहाँ पे कुछ कह पाते उससे पहले ही नीयून लियू जियान को डांटते हुए कहती है ये सब तुम क्या कह रहे हो, तुम चुप रहो। और ये कहकर वो दोबारा यहाँ पे डरते हुए उन लोगों से कहती है हमने आपके इन लोगों को नहीं मारा और हमारा तो एक फोर्थ लेवल का क्लैन है और फिर भला हम जैसे फोर्थ लेवल के कल्टीवेटर्स सेकंड लेवल के इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को कैसे मार सकते हैं। जिसपे मास्टर यंग थोड़ा आगे आते हुए कहता है कि ये लड़की ठीक कह रही है, गुयुन क्लैन एक ऑर्डिनरी क्लैन है और अभी तक वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ कि वो हमारे सेकंड लेवल के क्लैन के कल्टीवेटर्स को मार सके। जिसपे नीयून भी यहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं यही तो मैं कब से कह रही हूँ। जिसपे मास्टर यंग उससे कहता है पर जिस तरह से मेरे लोगों को मारा गया है ये जरूर उसी डिफाइन हेवन लाइन एज के कल्टीवेटर का काम होगा और जरूर तुम लोग उसी हेवन डिफाइन लाइन एज के कल्टीवेटर के साथ ही होगे। ये सब सुनकर बेचारी नीयून को एक बार फिर से झटका लगता है और वो डर के मारे ना में अपना सारे हिलाने लगती है। वही हेवन डिफाइन लाइन एज के बारे में सुनकर एसएस ताज़ू भी स्माइल करते हुए कहते हैं इंटरेस्टिंग। वही मास्टर यंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तभी मैं कहूँ इतने साल हो गए मुझे उस हेवन डिफाइन लाइन एज के कल्टीवेटर को ढूंढते हुए, पर आज तक मैं उसे अपनी हेवनली बॉल का यूज करते हुए भी नहीं ढूंढ पाया। इसका मतलब है कि जरूर यहाँ पे उसे कोई छुपाने की कोशिश कर रहा था। मास्टर यंग की ये बात सुनकर तो बेचारी नीयून अंदर से पूरी तरह से हिल गई थी और वह हकलाते हुए मास्टर यंग से कहती है नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं और आप जिस अजीब सी लाइन एज के बारे में बात कर रहे हैं मैं तो ये नाम भी आज पहली बार सुन रही हूँ। जिस पर मास्टर यंग उससे कहते हैं नहीं अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम लोग उसकी मदद कर रहे होगे और अब मुझे समझ आया कि अचानक से तुम्हारा गुयुन क्लैन जो कि एक फोर्थ लो लेवल का क्लैन है वो हाल ही में अचानक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। जरूर हेवन डिफाइन लाइन एज का वो कल्टीवेटर तुम लोगों की मदद कर रहा होगा। जिसपे वही पहले वाला एल्डर गुस्से से मास्टर यंग से कहता है मास्टर यंग आप इन लोगों से बातें क्या कर रहे हैं, हम लोग जल्दी से इन सभी को मारकर इस प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। और ये कहकर उस एल्डर ने अचानक ही अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए आगे बढ़कर नीयून के ऊपर अटैक कर दिया था। जो देखकर बेचारी नीयून अभी भी यहाँ पे यही कह रही थी कि रुको प्लीज तुम लोग मेरी बात तो सुनो। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वो एल्डर ऑलरेडी नीयून के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था और उस एल्डर का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके अटैक की फोर्स की वजह से वहाँ पीछे के सारे पेड़ ही कट गए थे और नीयून की हालत भी यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर जब उसकी नजर सामने जाती है तो डोंगमी ने यहाँ पे अपने सिर्फ एक ही हाथ से उस एल्डर के अटैक को रोक रखा था। जो देखकर वो एल्डर भी चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि ये पर्सन मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर को अपने सिर्फ एक ही हाथ से कैसे रोक पा रहा है, आखिर ये पर्सन है कौन और ये कहाँ से आया है जो ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और अभी वो एल्डर यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी डोंगमी भी यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस एल्डर की सोच को अपने सिर्फ एक ही हाथ से तोड़ देता है। जो देखकर वो बेचारा एल्डर और भी ज्यादा शौक हो गया था। पर तभी डोंगमी उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है तुमसे खेलने की। और ये कहकर डोंगमी वहाँ पे एक के बाद एक काफी ज्यादा पावरफुल पंचेस उसे मारने लगता है। जो देखकर उसका साथी एल्डर भी उसकी मदद करने के लिए चला गया था। लेकिन डोंगमी यहाँ पे उन दोनों को ही बहुत ही आसानी से संभाल रहा था। संभाल क्या बल्कि वो तो उन दोनों के साथ खेल रहा था। जो देखकर लियू जियान कहता है ये ओल्ड मैन तो बिल्कुल एक ओल्ड फूक्स की तरह है, हर बार ये पहले आगे बढ़कर मेरी स्पॉटलाइट को चुरा लेता है। वही मास्टर यंग भी वहाँ पे अपनी हेवन स्पिरिचुअल बॉल को बाहर निकालते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम उन लोगों को छोड़ो और अपनी फिक्र करो। और ये कहकर मास्टर यंग यहाँ पे अपनी हेवनली बॉल का यूज करते हुए एक टाओस्ट फेक वर्ल्ड को क्रिएट करता है जिसमें वो एसएस ताज़ू और बाकी सबको भी ले आते हुए अपनी कैलकुलेशन फील्ड का यूज करके ट्रैप करने की कोशिश करता है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गया था। जिसके बाद वो वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग पूरी तरह से मेरी कैलकुलेशन फील्ड में फंस चुके हो और अब तुम में से यहाँ पे कोई भी कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। कैलकुलेशन फील्ड का नाम सुनकर नीयून यहाँ पे एक बार फिर से डरते हुए कहती है कैलकुलेशन फील्ड तो येजी क्लैन के लीडर की वो यूनिक स्किल है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी पर्सन उसे देख लेता है वो वहीं पे मारा जाता है। और ये कहकर वो यहाँ पे अपनी मदर और मास्टर को याद करते हुए कहती है मैं तो बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ जो कि एक के बाद एक खतरे मेरे ऊपर आ जा रहे हैं। मुझे लगता है ये सभी खतरे बहुत ही जल्द मुझे अब तक पहुंचा देंगे। और अपनी बहन नीयून को इस तरह से परेशान देकर नीयून उसके पास जाकर उसे तसल्ली देती हुई कहती है सिस्टर नीयून आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ एसएस ताज़ू भी यहाँ पे मौजूद है और एसएस ताज़ू के होते हुए हमारे यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अपनी बहन की ये बात सुनकर नीयून की नजर जब एसएस ताज़ू के ऊपर पड़ती है तो एक पल के लिए उसका सारा डर वहीं पे खत्म हो गया था और वो एसएस ताज़ू को इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में भी इस तरह से शांत खड़ा हुआ देखकर अपने मन में कहती है कि ये पर्सन तो वाकई किसी एंसेस्टर से कम नहीं है।
जिसको सिर्फ देखने पर से ही मेरा सारा डर चला गया। अब मैं समझी मेरी ये नादान बहन हर वक्त इस पर्सन की तारीफ क्यों करती रहती है। इसको इस तरह से शांत खड़ी हुई देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने पहले से ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लिया है। और तभी एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उस हेवनली बॉल को देखते हुए लियू जियान से कहते हैं कि ये बॉल देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, इसे मेरे पास लेकर आओ। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनते ही लियू जियान मास्टर यंग से वो हेवनली बॉल छीनने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अभी वो सभी लोग मास्टर यंग के वेस्ट वर्ल्ड में मौजूद थे। तो उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी कैलकुलेशन फील्ड का यूज करते हुए लियू जियान के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे लियू जियान साइड पे हटते हुए किसी तरह से बच जाता है। पर मास्टर यंग यहाँ पे एक के बाद एक अपनी कैलकुलेशन फील्ड से लगातार लियू जियान के ऊपर अटैक किए जा रहा था, और एक टाइम पर लियू जियान भी उसकी कैलकुलेशन फील्ड में दोनों तरफ से फंस जाता है। पर लियू जियान भी यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जो देखकर नीयून उस कैलकुलेशन की पावर से इंप्रेस होते हुए कहती है तो ये है कैलकुलेशन रियलम की रियल पावर। और ये कहकर वो लियू जियान से कहते हैं कि तुम चाहे जितनी मर्जी इसके ऊपर अटैक कर लो, पर ये कैलकुलेशन फील्ड पहले ही तुम्हारे अटैक को जान लेगी, और सिर्फ इतना ही नहीं उसका काउंटर अटैक भी तैयार कर देगी। और एंसेस्टर ज़ू जो कि ये सब काफी गौर से देख रहे थे, वो कोल्ड टोन में यहाँ पे लियू जियान से कहते हैं लियू जियान अब खेलना बंद करो। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर उन दोनों बहनों के साथ साथ मास्टर यंग को भी एक झटका लगता है। तभी लियू जियान एंसेस्टर ज़ू से कहता है ओके एंसेस्टर जैसा आप कहें। और ये कहकर लियू जियान ने वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए मास्टर यंग की कैलकुलेशन फील्ड को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। ये देखकर मास्टर यंग यहाँ पे अपनी हेवनली बॉल की पावर को बढ़ाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन फील्ड से इतनी आसानी से बच जाओगे। और ये कहकर अब की बार उसने अपनी कैलकुलेशन फील्ड की पावर का यूज करते हुए पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल अटैक लियू जियान के ऊपर कर दिया था, जिसमें अब की बार लियू जियान भी पूरी तरह से फंस चुका था। और ये देखकर मास्टर यंग एक नेवल स्माइल करते हुए कहता है कि मेरी ये कैलकुलेशन फील्ड की पावर लाखों लोगों को सिर्फ एक ही झटके में मारने का दम रखती है। इवन मेरी इस कैलकुलेशन फील्ड की पावर को तो अपर रियलम के एक लेवल का इमोर्टल कल्टीवेटर भी नहीं रोक सकता। अब इस बेचारे को यहाँ पे कौन बताए कि एंसेस्टर ज़ू के जो सभी डिसेबल्स ऑलरेडी 9th लेवल से भी ऊपर जा चुके थे, और उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल लियू जियान और डोंगमी तो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। वहीं मास्टर यंग की ये बात सुनकर नीजून बेचारी अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है, और उसे यहाँ पे इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो यहीं पे नीचे गिर गई थी, जो देखकर मास्टर यंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम लोगों का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन तो मारा जा चुका है, तो अब तुम लोगों की बारी है। पर अभी मास्टर यंग ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही उसकी कैलकुलेशन फील्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग निकलने लगती है, जो देखकर मास्टर यंग भी हैरान होते हुए कहता है ये तो एक अनोट थंडर की पावर है। और उसके ऐसा कहते ही लियू जियान ने तब तक वहाँ पे उसकी कैलकुलेशन फील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो एक स्माइल करते हुए मास्टर यंग से कहता है आई एम सॉरी, पर मैं तो तुम्हारी कैलकुलेशन फील्ड की पावर का यूज करते हुए बस अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा था, पर अफसोस तुम्हारी कैलकुलेशन फील्ड तो बहुत ज्यादा कमजोर निकली, जो कि मेरी बॉडी को भी पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं कर पाई। लियू जियान की यह बात सुनकर मास्टर यंग को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से से लियू जियान से कहता है तुम जानते भी हो कि मेरी कैलकुलेशन फील्ड कितनी ज्यादा खास है। जिसपे लियू जियान एक बार फिर से स्माइल करते हुए उसे कहता है ओके ओल्ड मैन, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा और टाइम देता हूँ, तुम अपनी कैलकुलेशन फील्ड की पावर का यूज करते हुए ये कैलकुलेट कर लो कि मैं तुम्हें यहाँ पे किस तरह से मारने वाला हूँ। लियू जियान की ये धमकी सुनकर मास्टर यंग गुस्से से उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे फर्स्ट लेवल के टायर को कम समझने की, अब देखना इसकी सजा मैं तुम्हें कैसे देता हूँ। जिसपे अब की बार लियू जियान उसे कोई भी जवाब नहीं देता, और वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर मास्टर यंग भी अब काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। और अब की बार उसने भी यहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपनी हेवनली बॉल से स्पेस एंड टाइम के फ्लो को ही रोक दिया था, जिसकी वजह से एंसेस्टर ज़ू को छोड़कर बर्निंग क्रो समेत बाकी सभी लोग वहीं पे रुक गए थे। लेकिन एंसेस्टर ज़ू के ऊपर उस हेवनली बॉल का कोई भी असर नहीं होता, और अब तो एंसेस्टर ज़ू का इंटरेस्ट उस हेवनली बॉल में और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इसके अंदर तो टाइम एंड स्पेस की भी पावर थी। और तभी एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए एक चुटकी बजाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का टाइम वापस से शुरू हो गया था। और ऐसा होते ही लियू जियान का वो अटैक सीधा जाकर मास्टर यंग को लगता है, और उसे यहाँ पे इस अटैक से ज्यादा ये बात खाई जा रही थी कि आखिर उसके टाइम एंड स्पेस का फ्लो वापस से कैसे शुरू हो गया। ऐसा कर पाना तो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पे हेवनली बॉल उसके पास होने की वजह से टाइम का पूरा कंट्रोल उसके पास आ गया था। लेकिन वो बेचारा यहाँ पे कहाँ जानता था कि उसके सामने जो वो पर्सन खड़ा है उसके सामने टाइम एंड स्पेस की पावर्स भी काम नहीं करती। और लियू जियान के इस पावरफुल अटैक के साथ मास्टर यंग का खेल वहीं पे खत्म हो गया था, और उसके साथ साथ उसका वो वेस्ट वर्ल्ड भी वहीं पे खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो हेवनली बॉल उड़ते हुए सीधे एंसेस्टर ज़ू के पास आ गई थी। वहीं नीयन को तो यहाँ पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ था, क्योंकि उन्हें थोड़ी देर पहले का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और तभी डोंगमी भी वहाँ आकर उन दोनों एल्डर्स को एंसेस्टर ज़ू के सामने फेंकते हुए कहता है एंसेस्टर मैंने इन दोनों को भी निपटा दिया है, पर ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, इवन मैं अपनी बॉडी के मसल्स को भी पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं कर पाया। और असल में डोंगमी ये सब यहाँ पे लियू जियान को चिढ़ाने के लिए कह रहा था, जिसपे लियू जियान भी यहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है पर मुझे लगता है इस बार मैं जीता हूँ, क्योंकि मैंने एंसेस्टर ज़ू को वो हेवनली बॉल ला कर दी है। और अभी वो दोनों यहाँ पे इसी तरह से आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी एंसेस्टर ज़ू यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस हेवनली बॉल को क्रश करने लगते हैं, जो देखकर डोंगमी भी शौक होते हुए कहते हैं एंसेस्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे कहते हैं कि अब चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मैं इस हेवनली बॉल को यहीं पे क्रश कर दूंगा। जिसपे वही इमोर्टल कल्टीवेटर एक पेड़ के पीछे से बाहर आते हुए कहते हैं नहीं नहीं रुको रुको प्लीज, मैं बाहर आ रहा हूँ, इसे क्रश मत करना। और ये कहते हुए वो एंसेस्टर ज़ू के सामने आ जाता है, जो देखकर एंसेस्टर ज़ू कहते हैं तो इसका मतलब है वाकई इस बॉल का तुम्हारे साथ कुछ लेना देना है, मैंने ठीक कहा ना। और अगर सच में ऐसा है तो इसका मतलब है कि
हेवन डिफाइंग लाइन एज के वो कल्टीवेटर तुम ही हो। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।